लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो इम्पोर्टेंट सीरीज पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीरीज है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PYQ सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो अभी तक क्वेश्चन DSSB, KVS और SSC क्वेश्चन जो आ चुके हैं एग्जाम्स में, हम उनको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देखा गया है जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जो पुराने पेपर्स हैं उनके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक क्वेश्चन में से ही काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में नियुक्त होने से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the vesting of the superintendent, direction and control of interpretation in the Election Commission? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आर्टिकल 320, 322, 324, 318, 320, 322, 324 या 318। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आर्टिकल 324 के अंदर ये शक्तियां निहित हैं। चलिए फटाफट इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि भाई चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1950 में हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। किस आर्टिकल में है? संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अब इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। ये भी आप सभी को मालूम होगा कि ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और परिषदों के चुनावों को कंडक्ट कराते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का सही से संचालन हो, इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, इलेक्शन कमीशन की होती है। तो निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है। निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। सबसे पहले क्या था? सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें इनकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। अब इनकी टोटल चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर 1989 को की गई थी, लेकिन उनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक ही चला। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त की गई थी। तब से आयोग की बहुसदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति, अब इनका सिलेक्शन कौन करता है, चुनता कौन है? इनका सिलेक्शन करते हैं भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा जी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। चलिए फटाफट से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 जून 2022 तक कौन भारत के महान्यायवादी बने रहेंगे? Who will remain the Attorney General of India till June 30, 2022? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज कुमार, के वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी। तो कौन बने रहेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है के वेणुगोपाल जी हमारे महान्यायवादी 30 जून 2022 तक बने रहेंगे। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। कौन होते हैं ये? भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार, और जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसमें सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी भी जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और कौन से अनुच्छेद में है इनकी? अनुच्छेद 76 जो भारत के महान्यायवादी की शक्तियों और इनके बारे में हमें व्याख्या करता है, इनके बारे में बताता है। और जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है और कानूनी प्रक्रिया को उन सारी जिम्मेदारियों को निभाना होता है तो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजे जाते हैं। आपको लगेगा शायद कंटेंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसलिए भी जरूरी क्योंकि आजकल DSSB, SSC वगैरह में लाइन से क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती है, कथन दे दी जाते हैं और पूछा जाता है क्या ये सही और क्या ये गलत, तो उपरोक्त में से कौन सा सही और कौन सा गलत। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी डिटेल में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त संविधान और किसी अन्य कानून के अंतर्गत उनका जो काम निर्धारित है उसका भी पालन उन्हें पूरा करना होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। जब भी वो अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। संसद की कार्यवाही में ये उपस्थित हो सकते हैं। धारा 88, संसद की कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए कौन सी धारा है? धारा 88 भाग लेने का अधिकार। लेकिन
उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, क्या भारत का न्यायवादी संसद की कार्यवाही में मतदान कर सकते हैं? तो मतदान नहीं कर सकते हैं। उनके कामकाज में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, तो इनकी भी सहायता के लिए दो इनके साथ में इनके मेंबर्स और होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेणुगोपाल जी, जो कि भारत के अटॉर्नी, भारत के महान्यायवादी, इनका पूरा नाम है कोट्टयन कंटकोट वेणुगोपाल। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो यहाँ पर आप सबको मालूम होना चाहिए, देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी क्यों दी जाती है? कौन थे देवधर जी? देवधर ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट में सूची ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह एक 50 ओवर का टूर्नामेंट है जो सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। ये 3 राष्ट्रीय स्तर की टीम है, इसमें इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी है। इसका पहला संस्करण देवधर ट्रॉफी का 1973 और 74 में हुआ था। इस ट्रॉफी का नाम प्रोफेसर डी बी देवधर के नाम पर रखा गया है। उन्हें भारतीय क्रिकेट के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय क्रिकेट का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है और देवधर ट्रॉफी किसके नाम पर है, पहला संस्करण कब हुआ था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। कितनी टीमें इसमें खेलती हैं? 3 टीमें खेलती हैं, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी। और क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां जो है हुए हैं। सबसे पहले हमारी विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। सारी इंपॉर्टेंट कप्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, क्योंकि डीएसएसबी और केवीएस में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर समान होता है। Which of the following statement is correct? Magnetic field has both magnitude and direction. The magnetic field inside a current carrying straight long solenoid is the same at all point. तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, ना ही एक ना ही दो, केवल दो, एक तथा दो दोनों, केवल एक। Neither one nor two, only two, one and two, both, only one. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी, 1 and 2 both। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं, कथन जो है ये सही है। अब ये कथन कैसे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो पहला आपसे पूछा गया था कि भाई जो ये क्वेश्चन में जो कथन था वो एक लॉरेंस फोर्स एंड रूल्स 12th की फिजिक्स की बुक में से है। सेकंड जो इसमें एक स्टेटमेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनोइड द सेम एट ऑल पॉइंट। परिनालिका में जो करंट रहता है, अब यहाँ आप देखेंगे जब यहां से करंट की सप्लाई होती है तो ये हर एक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर जो है करंट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड औरंगजेब डाई? तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 1707, 1705, 1710, 1712। यहाँ पर करेक्ट आंसर है औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1707 में। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, औरंगजेब हैं। इनकी मृत्यु जो है दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई थी। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफनाया गया था। इनको कहाँ दफनाया गया था? दौलताबाद में। कहाँ पर? फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में। जहां पर फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र है उसी के ही अहाते में इनको भी दफनाया गया है। और इनकी दक्षिण में अहमदनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि जब मराठों का देश में वर्चस्व बढ़ रहा था तो ये दक्षिण की तरफ गए और इन्होंने 25 साल तक वहीं रहकर शासन किया और वहीं युद्ध लड़ते रहे, जिसमें इनकी मौत हुई अंत में जाके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगेन इसी तरह से कथन और उसके बारे में क्वेश्चन है। 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी। कथन नंबर 2, नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। Which of the following statement is correct? In 1801, a subsidiary treaty was imposed on Awadh. Second, Bahadur Shah Zafar died in Rangoon jail in November 1862. तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है second only, neither one nor two, C one only, D both one and two। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है D both one and two। ये दोनों ही जो कथन है बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए सहायक संधि, क्योंकि एग्जाम में कई बार सहायक संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि सहायक संधि क्या है? भारतीय महाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली कौन लाए थे इसको? सहायक संधि कौन लाए थे? ये लाए थे लॉर्ड वेलेस्ली।
1798 से 1805 ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ज्ञातव्य है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में, मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में, बरार के भोसले जो थे वहां के शासक, उन्होंने दिसंबर 1803 में, ग्वालियर के जो सिंधिया जो परिवार है उन्होंने फरवरी 1804 में विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, मछेंडी, बूंदी तथा भरतपुर के भारतीय नरेशों ने भी सहायक संधियों को स्वीकार किया। अब क्या थी ये सहायक संधि? तो भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वह कोई युद्ध नहीं कर सकेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्चा राज्य को उठाना होगा। अब क्या था कि जो भी राज्य थे उनमें जो थी सेना होगी वो कौन सी सेना होगी? अंग्रेजी सेना होगी, और उनका खर्चा भी कौन उठाएंगे? राज्य उठाएंगे। ये क्या करेंगे? ये राज्यों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जबकि वास्तविकता ये थी कि इन्होंने इस तरह से कोई सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उल्टा राज्यों में रहकर उनका शोषण ही किया। राज्य को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। कंपनी राज्य की अन्य शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। संधि में तो यही था कि हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कंपनी करती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं इसकी डिटेल। बहादुर शाह जफर जो थे 1775 से 1862 में मृत्यु हुई। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे, आखिरी शहंशाह थे। लास्ट कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर थे, और ये उर्दू के जाने माने शायर थे। इन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। जब ये युद्ध में हार गए थे तो अंग्रेजों ने उन्हें अब बर्मा, म्यांमार में भेज दिया था, जहां इनकी मृत्यु, जिसको पहले रंगून भी कहते थे। ठीक है, तो वहां पर उन्हें भेज दिया जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु इनकी? 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? Was won the women's singles title of French Open 2021। तो यहाँ पर आपको सिमोना हालेप, कैरोलिना प्लिस्कोवा, बारबोरा क्रिजिस्कोवा, एनास्तासिया पवाल्युचेंकोवा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बारबोरा क्रिजिस्कोवा। इन्होंने 2021 का महिला एकल खिताब जीता था। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इनके बारे में। बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एनास्तासिया पावलियुचेंकोवा को फाइनल में हराकर महिला सिंगल्स फ्रेंच ओपन 2021 के खिताब को अपने नाम कर लिया। क्रिजिस्कोवा के करियर का 5वां खिताब है। पिछले 5 सालों में रोलांड गैरों पर खिताब जीतने वाली वह तीसरी गैर वरीय खिलाड़ी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप किस नदी पर बसा है? स्थित है। द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द डैश रिवर। किस नदी पर है? तो यहाँ पर आप ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, गंगा, गोदावरी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जो बसा हुआ, जहां पर आबादी रहती है, नदीय द्वीप है। तो सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप कहां पर है? असम में। कौन से राज्य में है? असम में। और उस द्वीप का नाम क्या है? माजुली। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? द कायाकल्प अवार्ड इज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। कायाकल्प अवार्ड क्यों दिया जाता है जी? कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। ये जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उन्होंने भी हाल ही में 5वां राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार दिया है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में जानने दें। मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 से एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की। अब कायाकल्प में क्या है? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी स्वच्छता और साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को शुरू हुआ है ये। और कायाकल्प का जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोत्साहित कर उनकी पहचान करना जो कि स्वच्छता और संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन कर अनुकरणीय कार्य करते हैं।
साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एंड हाइजीन, जो हमारी पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है, उसकी तरफ जो ध्यान दिया जाना है। अब कायाकल्प पुरस्कार के अंदर दो चीजें और इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। इसके अंदर दो पहल और हैं, एक है मेरा अस्पताल और एक स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र SSS। मेरा अस्पताल पहल की शुरुआत अस्पताल में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में मरीजों की प्रतिक्रिया को जानने और उसके अनुरूप सुधारात्मक उपाय कर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। क्या होगा, मरीज अपनी फीडबैक देंगे। फीडबैक में जो कमियां बताई जाएंगी वो मेरा अस्पताल कायाकल्प के अंदर जो है उसके तहत उनको सुधारा जाएगा। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के अंदर क्या था, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वस्थ स्वच्छ सर्वत्र कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत खुले में शौच मुक्त ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुधार गतिविधियों लिए एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी DSSB के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं, जो PRT और TGT PGT के एग्जाम्स में आए हुए हैं। उत्तल दर्पण बनाना, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश और डैश होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डैश एंड डैश। यहाँ पर आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वर्चुअल एंड अपराइट। आभासी और सीधा होता है जो इससे बनता है। चलिए लेते हैं आज का प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA रिसेंटली। ये करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।